जल्द हम इस मौसम को रुखसत ले लेंगे, खासतौर पे कराची वाले हम मिस करेंगे। मेरी आवाज़ उम्मीद है आप सबको बिल्कुल ठीक आ रही होगी। हम आपसे बता दें मुझे कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है। बिल्कुल जी, सही है। जी जी, आपकी मुस्कुराहट ने बता दिया था कि आपको आवाज़ साफ आ रही है। जी सही है। जी, मैं सारा सिद्दीकी आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आज हम सब आकर की इस शानदार लेक्चर सीरीज़ की 5वीं और आखिरी किस्त के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम में से बहुत से ऐसे मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली सीरीज़ से हमें ज्वाइन किया है और उन्हें अंदाज़ा है कि ये सीरीज़ कितनी दिलचस्पी का बाइस रही है। तो सब आकर सीरीज़ में फल्कियात के बड़े हैरत अंगेज़ मौज़ूआत तक कीमती मालूमात फराहम की हैं, जिन्होंने ना सिर्फ हमारे इल्म में इजाफा किया बल्कि हमें सोचने के नए ज़ाविये भी दिए। तो उम्मीद है आज का ये आखिरी लेक्चर भी यकीनन हमारे लिए यादगार और इल्म से भरपूर होगा। तो फिर वक्त ज़ाया किए बगैर तो हम चलते हैं सर वाकर की तरफ और इनसे फल्कियात की इस हसीन दुनिया के मज़ीद राज जानते हैं। तो सर जी, स्टेज अब आपका है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। और यकीनन एस्ट्रोनॉमी जो है वो हम सबको बहुत हैरत में डाल के रखती है और यकीनन एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं और कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं भी रखते, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते भी हैं और कर भी सकते हैं। और आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि शौकिया फिज़िक्स वाले या शौकिया केमिस्ट्री वाले या शौकिया बायोलॉजी वाले, ऐसा आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन शौकिया फलकियात वाले आपने बहुत सुने हैं। और दुनिया में बहुत ज़्यादा शौकिया फलकियात वाले लोग मौजूद हैं, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स जिनको हम कहते हैं। तो ये वाहिद एक फील्ड है कि जो एमेच्योर्स को और शौकिया लोगों को भी अट्रैक्ट करती है और यही इसकी खूबसूरती है। और डेफिनेटली उसमें एक्सपर्टीज़ तो फिर चाहिए, लेकिन आम लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है और अट्रैक्ट करती है। और यकीनन हमारी ये जो दूसरी सीरीज़ है, आज उसका आखिरी लेक्चर है और यकीनन अगली सीरीज़ जो है वो यकीनन और भी अच्छी होने होगी। और हमने पहले से उसको प्लान किया हुआ है कि अगली सीरीज़ भी क्या होगी और फिर ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। और मैं जल्दी से बस मौजू पे आऊँगा और बात शुरू करूँगा, लेकिन आपने चूँकि कराची के मौसम का ज़िक्र किया और यकीनन आप ये कहना चाह रही हैं कि बहुत थोड़े वक्त के लिए सर्दी कराची में आई है तो उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। जिस शहर से मैं हूँ जी, अभी तो बाहर हमारे पास बर्फ़बारी हो रही है और कल रात भी होती रही है। तो हमारा तो सीज़न काफ़ी अजीब सा है और बड़ा मज़ेदार सीज़न है। और ये जो बर्फ़बारी होती है, इसको देखना और इसको एंजॉय करना, ये एक अलग एक समझ लें कि एक एक्सपीरियंस है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि बर्फ़बारी कहते किसको हैं, एंड हाउ द स्नो फॉल्स फ्रॉम द स्काई, उनको अंदाज़ा भी नहीं होता। ये मेरे हाथ में टिश्यू पेपर है, तो अगर इस टिश्यू पेपर का एक छोटा सा पीस, ये मैंने तोड़ लिया है, होपफुली कैमरे में आप देख रहे हैं। अगर ये छोटा सा पीस जो है इसको मैं इधर से ऐसे गिराऊं, शायद आपको गुजरता हुआ नजर आए। ये इस तरह के छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े ऊपर से गिरते हैं आसमान से और छोटे छोटे बर्फ के गाले गिरते हैं। और इसको कोई एक्सप्लेन लाख कर ले, जब तक आप इसमें होते नहीं है तब तक आप उतना मज़ा नहीं कर सकते। चलें जी, बहरहाल मौसम तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं एलियंस के हवाले से या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के हवाले से, हैं या नहीं हैं की बहस चल रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सारे सुनने वाले जो हैं वो एग्री कर रहे होंगे इस बात पे, वो एग्री करेंगे कि थ्रू आउट दिस सीरीज़ बेशक मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं दरमियान में रहूं कि हैं या नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेरा टिल्ट है की तरफ लोगों ने फील किया होगा। तो ये मेरा टिल्ट नहीं है, मैं समझता हूं कि ये रियलिटी है, यानी थोड़ी सी टेंडेंसी इस तरफ को है कि हैं। लेकिन आपकी मर्जी है कि आप बिल्कुल इस चीज़ को 100% न्यूट्रल रखना चाहते हैं, आप बिल्कुल न्यूट्रल रखें। लेकिन नेचुरली टेंडेंसी उस तरफ को बनती है कि हैं। अच्छा, अब आखिरी आज की जो बहस है, मैं कोशिश करके इसको जल्दी से जो कुछ मैंने कहना है मैं कहूँगा और आपको क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ज़्यादा टाइम देना चाहूँगा। वापस हम आ जाते हैं साइंटिफिक जो प्रूव्स हैं उनसे हट के, वापस हम आ जाते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस की तरफ।
और पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं, लोगों के इतने ज़्यादा हैं कि उनको पूरे तरीके से बात करना उसके ऊपर मुमकिन नहीं है। यहाँ पर मैं 2-4 का जिक्र करूँगा और कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी तरफ बात को पलटाऊँ कि आप डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, तो मैं आपकी तरफ वो चीज़ वापस रिटर्न करूँगा। अच्छा, कुछ लोग वो हैं कि जो ये बात कहते हैं कि जी हमने इनको देखा, एलियंस की बात हो रही है, हमने इनको देखा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमने सिर्फ फ्लाइंग सॉसर्स को देखा, हमने उड़न तश्तरियों को देखा, यूएफओज जिसको आप कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमने एलियंस को देखा, कुछ लोग कहते हैं हमें एलियंस पकड़ के ले गए, एब्डक्शंस जिसको कहते हैं, ठीक है जी, हमें वो पकड़ के ले गए। और कुछ लोगों का ये भी क्लेम है कि जी हमें ना सिर्फ वो ले गए बल्कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस की हैं और फिर हमें वापस छोड़ गए। तो ये सारी बातें जो हैं ये मौजूद हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, और ये सारे क्लेम्स जो हैं ये मौजूद हैं। और यकीनन इन सारे क्लेम्स में से किसी क्लेम पर भी साइंटिस्ट जो हैं और हायर ऑफिशियल्स जो हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, किसी ने भी आज तक यस नहीं किया। किसी ने भी किसी ऑफिशियल लेवल से कभी भी इन सारी बातों के लिए यस नहीं आया। ये बार बार कहता आ रहा हूं, आज 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया इस पूरी सीरीज को। ये जहन में रखें कि साइंस की बुक्स में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, हायर ऑफिशियल्स के लेटर्स में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। लोग अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं और वो बातें इतनी फैलती चली जा रही हैं और इतनी कंफर्म होती चली जा रही हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। किसी तरह की कोई इस तरह की कंपल्शन है, कोई रुकावट है कि जो हमें एक्सेप्ट करने नहीं देती। अच्छा जी, क्विकली बिल्कुल मैं यहां से बात को शुरू करता हूं कि जनाब मई 2022 एंड टू बी वेरी एग्जैक्ट इट इज 17 मई 2022। पिछले काफी अरसे में, पिछले 50-60 सालों में पहली दफा अमेरिकन कांग्रेस जो है वो उसने एग्री किया इस बात पे कि वो यूएफओज पे बात करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने यूएफओज पे एग्री किया, उन्होंने यूएफओज पर बात करने के लिए एग्री किया और उन्होंने कहा ठीक है हम इस पे हेयरिंग करेंगे। तो यही एक बहुत बड़ी बात थी, एक पॉजिटिव एक चीज़ थी कि अमेरिकन कांग्रेस जो है वो रेडी हुई इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए कि हमें इस तरह के लोगों को सुनना भी है कि नहीं सुनना कि जो यूएफओज के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और टर्म हमने इंट्रोड्यूस होते हुए देखी, ये यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यूएफओ की टर्म से तो हम वाकिफ हैं, यूएफओ मीन्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। यूएपी की टर्म हमारे सामने आई और यूएपी का मतलब है जी अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमेनन। अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमेनन यानी अनएक्सप्लेन्ड जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एरियल यानी जो फिजा में है, फिनोमेनन कोई हैपनिंग, कोई किसी चीज की अकरेंस। सो ये यूएपीज जो हैं, जिनको हम यूएफओज भी कहते हैं, यूएपीज भी कहते हैं, इनके ऊपर पहली मर्तबा लोगों ने अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो करवाई और उन्होंने कहा कि जी हमने ना सिर्फ इनको देखा है, उनकी फुटेज भी दिखाई। और कांग्रेस का बहुत लंबा ये इजलास चलता रहा, अमेरिकन कांग्रेस का, और उन्होंने इसकी हियरिंग की है। आप इसको यूट्यूब के ऊपर पूरा सुन सकते हैं, बहुत लंबी हियरिंग है, अगर आप चाहें तो इसको कंप्लीट सुन सकते हैं। और उसके अंदर बाकायदा जो हायर ऑफिशियल्स हैं, नेवी के जो ऑफिशियल्स हैं, अमेरिका के फौज के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बाकायदा प्रूफ्स दिए हैं कि जी हमने इनको देखा भी है और हमारे साथ इनकी कहीं ना कहीं, हमारे साथ इनका कहीं ना कहीं आमना सामना भी हुआ है। और उन्होंने ये हियरिंग क्यों करवाई है जनाब, रीजन उसकी क्या है? साइंस में दिलचस्पी से ज्यादा, ये पॉइंट सुनना जी जरा जबरदस्त तरीके से, साइंस में दिलचस्पी से ज्यादा उनका पॉइंट ये था कि ये जो चीजें भी हैं इनसे अमेरिका को खतरा हो सकता है। यानी पॉइंट ये था कि अमेरिका को इस चीज को सीरियस लेना चाहिए। ये जो लोग थे ये कह रहे थे कांग्रेस को कि जी आप जरा इन चीजों को गौर से देखें, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकती हैं, क्योंकि यूएफओज या यूएपीज मिलिट्री बेसिस के ऊपर ज्यादा नजर आते हैं। तो इस वजह से वो हमारी सर्वेलेंस कर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं या हमारी मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो आप जरा इसके ऊपर सोचें और इसके ऊपर जरा बहस करें। तो ये पहली कांग्रेस की मीटिंग है इन पास्ट हाफ सेंचुरी। तो बहुत बड़ी बात है जी कि उन्होंने कम से कम ये बात एक्सेप्ट की कि हम सुन लें आपको। अच्छा, दूसरी बात, हमने अक्सर ये देखा है, ये देखें यहाँ पर तस्वीर भी एक मैंने लगाई है, इस फोटोग्राफ के ऊपर जरा फोकस करें और इस फोटोग्राफ के ऊपर
हमने अक्सर ये देखा है, अब ये दूसरे पॉइंट की तरफ में चला गया, कि जनाब खेत जो हैं, खेत बड़ी बड़ी जो फील्ड्स हैं, खेत जो हैं, उनमें शाम तक कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये स्पेशली ये पूरी दुनिया में ये चीज है, ये पूरी दुनिया में है कि खेतों में शाम तक कुछ नहीं होता, और सुबह जब उठ के किसान देखता है, अपना ओनर जो है खेत का, वो देखता है तो खेत के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स शक्लें बनी होती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप्स बनी होती हैं। अच्छा, ये जो शेप है, अगर आप इस तस्वीर को समझ रहे हैं, ये पूरे खेत में बनी हुई है। और इसको बनाने के लिए क्या किया गया है, जो फसल है, फसल उगी हुई है, उसको टेढ़ा किया गया है, यानी फसल को लिटाया गया, ऐसे जैसे रोलर चला दिया हो या फसल के ऊपर कोई ट्रैक्टर चला दिया हो, इस तरीके से। लेकिन जितने बड़े एरिया पे ये मैप बना हुआ है, इतने बड़े एरिया पर फसल के ऊपर इस तरह का मैप बनाना, और वो भी एक रात में, ये नामुमकिन है, एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। और इसके ऊपर ये भी रिसर्च है कि पूरी रात में भी नहीं, ये चंद लम्हों में, चंद मिनट्स में, एक घंटे के अंदर अंदर ये सारा डिजाइन खेत के अंदर बन जाता है। लोगों ने रात को जाग के भी कोशिश की है इसको देखने की, लेकिन उनको ये नहीं लगा कि सारी रात कोई एक्टिविटी होती रही है, यानी थोड़े अरसे के अंदर ये सारा मैप जो है ये खेत के अंदर बन जाता है। इसको हम कहते हैं जी क्रॉप सर्कल्स, ये क्रॉप सर्कल्स कहलाते हैं। और आप ये सारी बातें मेरी जो है, इनको आप बाद में वेरीफाई कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इग्नाइट कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको पहली दफा फ्लेम दिखा रहा हूं कि आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ये जो क्रॉप सर्कल्स हैं जनाब, इनके बारे में अगर मैं आपको ये कहूं कि जी ये क्रॉप सर्कल्स इस साल अपीयर हुए हैं या पिछले साल या 10 साल पहले, तो इनकी हिस्ट्री जरा सुन लें। पहली दफा क्रॉप सर्कल की न्यूज 1678 में सामने आई है, 1678। अच्छा, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी पता नहीं आपको ही नजर आते हैं, हमें तो नहीं आते, या पता नहीं अमेरिका को ही नजर आते हैं, पता नहीं हमें तो नहीं आते नजर, या ऐसी बातें पता नहीं चंद लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये होती है कि आपके इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आपको इंटरेस्ट ना हो तो आपको सामने कौन रहता है घर के, उसका भी पता नहीं होता, ठीक है। अक्सर ऐसे पड़ोसी हैं, वो सामने वालों को भी नहीं पहचानते कि जी सामने कौन रहता है। तो आप अगर किसी चीज को नहीं जानते तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो चीज दुनिया में नहीं है। सो क्रॉप सर्कल्स जो हैं वो बड़े हैरत अंगेज हैं और लोगों को बहुत ज्यादा ये फैसिनेट कर रहे हैं, और यकीनन हम परेशान हैं कि क्रॉप सर्कल्स जो हैं वो क्यों बनते हैं। और ये क्रॉप सर्कल्स, एक दफा दोबारा सुने मैं क्या कह रहा हूं, इस पॉइंट को सुने तवज्जो से। क्रॉप सर्कल्स पूरे खेत में बनते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे लड़कियां मेहंदी नहीं लगाती हाथ पे, तो वो एक पूरे डिजाइन को बनाने के लिए कितनी देर वो मेहंदी वाली जो है वो लगी रहती है, और जाके बारीक 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 डिजाइन बनाती रहती है। 3 घंटे लड़कियां बैठ के जो मेहंदी की डिजाइन लगवा रही होती हैं। आप इमेजिन करें कि वही काम 3 सेकंड में हो जाए तो कैसा रहेगा फिर। तो ये सारे डिजाइन उनसे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, वो जो मेहंदी के डिजाइन है जी उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और ये रात के किसी एक पहर में फौरन बनते हैं और समझ नहीं आती कैसे बनते हैं। सो कौन आके इसको बना के जाता है ये नहीं पता, और इसमें मैसेजेस होते हैं। अब ये सुनना बात, इन क्रॉप सर्कल्स में कभी कभी कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी मिलता है आपको। मिसाल के तौर पे, अब सारे क्रॉप सर्कल्स की तस्वीरें यहां पर लगाना मुमकिन नहीं था, ऐसे क्रॉप सर्कल्स भी देखे गए जिनमें एग्जैक्ट वही डिजाइन्स बने हुए थे जो आपने वॉयजर्स के ऊपर प्लेट्स भेजी थी। रिमेंबर, वॉयजर 1, वॉयजर 2 के ऊपर जो प्लेट्स आपने गोल्डन डिस्क्स भेजी हैं, जिसमें आपने मैसेजेस भेजे हैं, जिसमें आपने ये बताया कि ये वॉयजर्स कहां से आए हैं, किसने भेज, सारी जो इंफॉर्मेशन याद है आपको गोल्डन डिस्क वॉयजर्स की, उसके ऊपर जो कुछ बना हुआ है, जब वॉयजर्स लॉन्च हुए हैं उसके चंद दिन के बाद वही सब क्रॉप सर्कल्स पे बना हुआ था, यानी किसी ने वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट किया हुआ है। तो इसमें मैसेजेस भी होते हैं कभी कभी कि जी हाँ हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। इसमें मैसेजेस होते हैं, अजीब अजीब शक्लें इसके ऊपर नजर आती हैं, और ये जहां बनते हैं वहां रेडिएशंस भी होती हैं अक्सर। लिहाजा क्रॉप सर्कल्स ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है जी। इसके अलावा जनाब पीरू, आप इसको पीरू कहें या पेरू कहें, पेरू दुनिया का एक इलाका है जी, आपने नाम जरूर सुना होगा। और पेरू में एक डेजर्ट है जी, नाज़का डेजर्ट। नाज़का डेजर्ट जो है उसमें तकरीबन 700, मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं तो सुनते जाएं, नाज़का डेजर्ट पेरू में
700 के करीब जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। यानी जैसे आप किसी को टास्क नहीं देते कि जी अपने ट्रैक्टर के पीछे हल लगाओ और हल इस तरीके से चलाओ, ट्रैक्टर को मैदान में घुमाओ कि ऊपर से देखने पे कोई शक्ल बन जाए। तो इसमें 700 फोटोग्राफ्स बनी हुई। एक मैंने यहां प्रिंट करके लगाई है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीर यहां लगी हुई है, ये एक ऐसा लगता है स्पाइडर है, और स्पाइडर की टांगे भी हैं। और ये इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं कि इनको जिसने भी बनाया है, ठीक है, हमें ये नहीं पता इतना एक्यूरेटली कैसे बनाया है, क्योंकि आप ट्रैक्टर को ना सीधा रख के भी चलाएं तो आगे जाके वो टेढ़ा हो जाता है। ऊपर से देखेंगे आप बोलेंगे वो लाइन टेढ़ी कर दी आपने। लिहाजा जमीन पर 700 इस तरह की तस्वीरें, और ये कहां से नजर आती हैं? ऊपर से जाके नजर आती हैं। जब आप एटमॉस्फेयर में ऊपर होते हैं वहां से नजर आती हैं, नीचे से पता नहीं चलता। तो पेरू के नाज़का डेजर्ट की ये जो लाइंस हैं, ये किसी इंसान ने बनाई हैं कई सौ साल पहले, या कौन बना के चला गया है, क्या मैसेजेस दे गया है, ये भी हमें नहीं पता। अब जनाब चौथी बात की तरफ मैं आने लगा हूं, ठीक है जी, फोर्थ पॉइंट की तरफ मैं आने लगा हूं। फोर्थ पॉइंट ये है कि फर्स्ट यूएफओ क्रैश, पहला यूएफओ क्रैश जहां पर हम कंफर्म है कि जो यूएफओ गिरी है और हमने उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया है, वो बहुत फेमस यकीनन इसका वाकया है, वो हम जानते हैं 1947 का वाकया है। अमेरिका का इलाका था जी 1947 में, जहां पर लोगों ने यूएफओ को क्रैश होते हुए देखा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसका जिक्र पिछले लेक्चर्स में भी हुआ। और जहां पर ये यूएफओ क्रैश हुई है, वहां पर लोग कहते हैं कि जी हमने देखा कि बकायदा फौजी आए, मिलिट्री वाले आए, और उन्होंने एलियंस भी निकाले बीच में से, और वो निकाल के ले गए और पूरा मलबा उठाकर वो यूएफओ का ले गए। अब ये वाकया जो था ये कुछ इस तरह से था, मैं आपको यूं एक्सप्लेन करता हूं जी। बोर्ड पर मेरे पास थोड़ी सी जो जगह है मैं उसको यूज करूंगा। आई होप कि आप बोर्ड का ये वाला इलाका देख सकते हैं। मैं यहां पर एक डायग्राम बनाने लगा हूं। लोगों ने ये देखा कि जी एक फ्लाइंग सॉसर, एक उड़ती हुई चीज आई, और ये 1947 का वाकया, ठीक है। रोजवेल, बड़ा मशहूर वाकया, अमेरिका का इलाका रोजवेल वाकया, यूं समझ लें यूएफओ को इग्नाइट करने वाला वाकया था। उसके बाद से तमाशे बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत शुरू हो गए। लोगों ने यह देखा कि जी यूएफओ आई, एक उड़न तश्तरी आई, जमीन पर उसने हिट किया, हिट करने के बाद बाउंस किया और कहीं बहुत आगे जाकर गिरकर तबाह हो गई। इसका मतलब यह है कि यूएफओ का जो क्रैश का पॉइंट है उससे काफी पीछे ये जमीन पर इसने हिट किया और बाउंस करके काफी आगे जाकर ये क्रैश हुई है। और मिलिट्री वाले आए और उन्होंने सारा मलबा उठाया और ले गए अपने साथ। लेकिन जो चीज वो मिस कर गए, मिलिट्री वाले जो चीज मिस कर गए, वो चीज क्या थी? जहां यूएफओ ने पहली दफा हिट किया, उसके बाद बाउंस किया, यहां से लेकर यहां तक यूएफओ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते रहे, क्योंकि वो टूट चुकी थी। लिहाजा लोगों ने पहली दफा यूएफओ के हिट करने और क्रैश होने के दरमियान का जो इलाका है उसको तलाश करना शुरू किया कि वहां पर क्या है। और जनाब लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें तलाश की, ऐसे मटेरियल्स उनको मिले और ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स उनको मिले जो इस दुनिया में तो हमने कभी देखे नहीं थे। लिहाजा ये दे बिलीव कि ये वो यूएफओ के पीसेस हैं जो वो टूट के गिरते रहे जब तक कि यूएफओ ने दूसरी तरफ जाकर वहां पे क्रैश किया। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये जो चीजें मिली, क्या मिला? यूएफओ की स्किन मिली। अगर आप उस स्किन को साइडवेज देखें तो उसके अपने अंदर लेयर्स हैं। यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये बोर्ड जो है, अगर मैं इसको काटूं तो इसके अंदर कोई लेयर्स हों, समथिंग लाइक दैट। यानी जिस स्किन से यूएफओ बनी हुई है उसके अपने अंदर भी लेयर्स हैं। और इसकी इन दोनों प्लेसेस के बीच में और इतनी चीजें मिली और ऐसी अजीब अजीब चीजें मिली जो किसी जहाज या किसी हेलीकॉप्टर या इस तरह की किसी चीज की बनावट में इस्तेमाल नहीं होती हैं। और जनाब एक और वाकये में एक एरिया को इन्वेस्टिगेट किया गया जहां पर लोगों के मुताबिक कि जी शायद किसी वक्त यूएफओ गिरी थी, लोगों ने देखा था और उन्होंने कहा जी हाँ गिरी थी माजी में। आज उस एरिया में जब साइंटिस्ट गए, रिसर्चर्स गए और उन्होंने वहां से कुछ जमीन से कुछ मट्टी उठाई, कुछ थोड़े से पत्थर उठाए, उनको लाके टेस्ट किया, आप हैरान होंगे, सुनना इस बात को तवज्जो से।
ये मैं दूसरा, ये रोजवेल की बात नहीं कर रहा हूं, ये दूसरी एक जगह की बात कर रहा हूं जहां पर लोगों ने कहा था कि हमने यूएफओ क्रैश होते हुए देखी बहुत पहले, यानी कहानियों में सुना कि हाँ जी इधर क्रैश हुई थी। बहुत बाद में आकर जब वहां से मिट्टी के सैंपल्स उठा के लेकर गए और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत छोटे छोटे स्प्रिंग्स मिले हैं, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे स्प्रिंग्स, इतने छोटे स्प्रिंग्स कि जो माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स के लेवल पे हैं। माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स यानी ये वो स्केल्स हैं जो इंतहाई छोटे स्केल्स हैं। इन स्केल्स पर सेल्स होते हैं आपके, ठीक है, ह्यूमन सेल्स होते हैं स्केल के ऊपर। तो इतने छोटे छोटे स्प्रिंग्स जो हैं वो आपके कौन से जहाज में लगते हैं वो आप मुझे बताएं। और इतने छोटे छोटे स्प्रिंग्स, एक नहीं दो नहीं, बिखरे पड़े। इसका मतलब यह है कि ये जो यूएफओज हैं या जो भी ये चीज है वो इतनी डेलिकेट है कि आपको जो नजर आता है उसका स्ट्रक्चर, वो उसके अंदर भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है। पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं जी, और बात को जल्दी जल्दी मैंने कंप्लीट करना है। मैं देख रहा हूं टाइम आगे आगे भाग रहा है, मैं पीछे पीछे भाग रहा हूं। 1921, अब मैं आ गया जनाब, मैं यहां लिख देता हूं 1921 में पहला ऐसा वाकया हमने रिकॉर्ड किया जिसको आप एब्डक्शन का वाकया कह सकते हैं। एब्डक्शन का मतलब यह है कि जो भी शख्स इसको बयान कर रहा है वो ये कहता है या उसका ये कहना है कि जी एलियंस हम मुझे उठा कर ले गए और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स रन किए और फिर मुझे वापस छोड़ दिया। ये वाकया बताने वाला जो शख्स था उसने अपना नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि जी मेरे साथ ये वाकया हुआ व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ किड। 8 साल का मैं था तो मुझे एलियंस उठा के ले गए और मेरे ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर मुझे छोड़ गए। और उसने ये वाकया बताया भी अपनी जिंदगी में बहुत लेट है, लेकिन हुआ ये वाकया 1921 में है। और एक और बात आपको मैं बताऊं कि फ्रांस में और जनाब आपके जर्मनी में और इटली में ये बहुत वाकयात देखे गए हैं 1950s में और 1940s में और 1960s में। ठीक है, हर चीज दुनिया की सिर्फ अमेरिका में नहीं होती है कि आप बोलेंगे जी ये पता नहीं यही पागल हैं सारे, दुनिया भर में होती है, लेकिन वो उसको देखने वाली नजरें होनी चाहिए। तो जनाब अब ये एब्डक्शन का वाकया जनाब 1921 वाला मैंने आपको सुनाया, उसने अपने तासुरात रिकॉर्ड करवाए कि जी मुझे ऐसे उठा के ले गए, ये किया वो किया, काफी सारी बातें उसने बताई। उसके बाद जनाब और भी इस तरह के वाकयात सामने आना शुरू हुए। एब्डक्शन के वाकये को जब भी आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे, सबसे मशहूर एब्डक्शन का वाकया बार्नी और बेटी का है। बार्नी एंड बेटी का जो वाकया है, बार्नी हिल नाम है बंदे का, बार्नी हिल, हिल मैंने नहीं लिखा, लिख देता हूं, बार्नी हिल और बेटी, ये हमारे नाम तो पहचाने जाते हैं ना, असलम अकबर, आप इनको तो शायद पहचान ना पाए। ये शौहर हैं, ये वाइफ हैं, ठीक है, वरना पता नहीं चलेगा, ऐसा ना हो आप समझे बेटी जो है वो हस्बैंड है। बार्नी हिल वॉज हस्बैंड एंड बेटी वॉज वाइफ। और ये वाकया जनाब 1961 20 सितंबर का है, जब इन दोनों को एब्डक्ट किया गया, एलियंस इनको एब्डक्ट किया एंड दे वर लाइक इन 30 साल की एज में, 37 38 इस तरह की एज में ये दोनों थे। और उन्होंने बहुत तफसील से, बहुत ज्यादा तफसील से ये पूरा वाकया बताया कि जी हमारे साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं और हमें किस तरीके से वो एक समझ लें स्पेसिमेन की शक्ल में हमें वो तलाश कर रहे थे कि अच्छा ये इंसान ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। सो वो हमें उठा के ले गए। और बार्नी हिल और बेटी का वाकया जो है ये बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो गया, बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा अब अगले पॉइंट की तरफ मैं जाने लगा हूं। अगला पॉइंट ये है कि देयर इज अनदर ऑप्शन कि ये जो यूएफओज हैं, जो लोग भी कहते हैं कि जी यूएफओज हमने देखी हैं और हमने लोगों के साथ, इनसे निकलने वाले लोगों के साथ मुलाकात भी की है, क्या हम ये पॉसिबिलिटी जो है इसको भी जहन में रखें कि ये ऑल टुगेदर ये एलियंस नहीं हैं, दे आर नॉट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, दे आर ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, दे आर ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम फ्यूचर, दे आर टाइम ट्रैवलर्स। एंड नाउ दिस इज अ न्यू थिंग कि हम इनको ये कहें कि ये जनाब टाइम ट्रैवलर्स हैं, हमारी ही शक्लें बिगड़ के कई हजार साल बाद ऐसी हो जाएंगी और ये फिर टाइम ट्रैवल करके आगे से पीछे आए हैं। सो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी कि ये जिनको आप एलियंस समझ रहे हैं वो हम खुद ही हैं फ्रॉम द फ्यूचर।
सो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं और इसके ऊपर भी हम सोच सकते हैं। और इस पर यह भी बात हो सकती है कि क्या फिजिक्स के जो लॉज हैं वो टाइम ट्रेवल हमें अलाउ करते भी हैं कि नहीं करते हैं, यानी हम सिर्फ कहानी और किताबी बातें नहीं कर रहे हैं, हम साइंटिफिक वे में भी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अच्छा जनाब, अब एक और चीज़ मैं आपको बड़ी मज़ेदार दिखाऊंगा और फिर उससे अगली बात की तरफ हम जाएंगे। अब जितने लोगों ने एब्डक्शन का कहा है, या जितने लोगों ने यह कहा है कि जी हमने इनको देखा है, या जितने लोगों ने इनसे मुलाकात करने का दावा किया है, अगर आप वो लोगों की फहरिस्त बनाए, कई हजार हैं, कई हजार हैं, एक 50 भी होते ना तो मैं 5 किस्तों में आपको सुना देता, 50 भी नहीं है, 50,000 बहुत है, हद से ज्यादा है। आप पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, लेकिन इन सब ने जो डिस्क्रिप्शंस बताई हैं, यानी जब आपने इनसे इंटरव्यू लिया, अच्छा एलियंस कैसे थे, तो इन्होंने बताया जी ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। अगर आप इनसे डिस्क्रिप्शन पूछें, वो डिस्क्रिप्शन 50,000 60,000 लोगों की एब्डक्शन की कहानियों में डिस्क्रिप्शन टोटल 6 किस्म की है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट, यानी अगर 50,000 लोग झूठ बोलेंगे तो वो 50,000 झूठ होंगे, सिंपल इज दैट। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि जी सामने एक नंबर नजर आया, आप कहें जी हां आया, मैं कहूं क्या नंबर है और आपको नजर वाकई वो नंबर नजर नहीं आ रहा, तो आप कुछ भी बोल देंगे। लेकिन अगर वो वाकई एक नंबर लिखा हुआ होगा तो वो 20,000 लोगों को एक ही नजर आएगा कि हाँ वाकई 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। अब 50,000 60,000 लोगों की एब्डक्शन मुलाकात के वाकयात में सब की बातें कहां आकर कॉमन होती हैं? एलियंस की शक्लों पर। मैं आपको वो शक्लें दिखाने लगा हूं और कोई गारंटी नहीं है मेरी, अगर आप रात को डरें इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है मैं खुद भी डरूं, लेकिन बहरहाल मैंने अब दिखानी है, मैंने खोल के किताब में रखी हुई है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। इवन लास्ट नाइट थोड़ी देर के लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी बंद थी, चूंकि बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था, बारिश और बर्फ़ और इलेक्ट्रिसिटी में कोई इशू आया था, तो बच्चे जो हैं उनको मैंने ये 2-4 कहानियाँ सुनाई। तो उसके बाद बच्चों ने कहा जी अब हमारे कमरे तक हमें छोड़ के आओ, आपने इतनी कहानियाँ सुना दी हमें। तो अब मैं आपको कमरे तक नहीं छोड़ने जाऊँगा, आपने खुद ही जाना है, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये जनाब वो तस्वीरें हैं जिनके ऊपर लोग मुत्तफिक हैं कि जी हमने इनको देखा। पहली चीज जिस पे सब मुत्तफिक हैं, बहुत मजेदार बात बताने लगा हूं सुनना जी तवज्जो से। बहुत सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जी एलियंस छोटे छोटे होते हैं, दे आर लिटिल पीपल, दे आर स्मॉल पीपल। और छोटे लोगों से मुराद, छोटे लोग से मुराद है, देखें डेस्क के ऊपर खड़ा है, अलार्म क्लॉक के साथ खड़ा है। सो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जी हमने तो इस तरह के लोगों को देखा जो अपनी यूएफओ से निकल रहे थे। और हाँ एक बात और, यूएफओ का साइज कितना है? यूएफओ का क्या साइज है? यूएफओ हमारे हमारे जो जहाज हैं बोइंग और ये और वो, हमारे जहाज बहुत बड़े बड़े हैं। यूएफओज 5 फुट 10 फुट की हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। ये जिस कमरे में मैं बैठा हूं इसमें यूएफओ फिट आ जाए, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज उसके अंदर है वो बहुत छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। बड़ी बड़ी यूएफओज भी लोगों ने देखी हैं, बड़ी बड़ी यूएफओज भी देखी हैं, बट 90% से ज्यादा यूएफओज बहुत छोटी हैं। ओके, तो मैं बात को कंटिन्यू करता हूं। लोगों ने क्या देखा जी? स्मॉल पीपल। सो लोगों का एक ग्रुप इस बात पर मुत्तफिक है कि जी हमने इसको देखा। अब अगली तस्वीर की तरफ आते हैं। गारंटी नहीं है मेरी जी, आप डरे ना डरें। एंड गॉबलिन्स एंड ड्वार्फ्स, बहुत सारे लोगों ने कहा जी हमने छोटे छोटे बौने देखे इस शक्ल के, और ये हमें नजर आए यूएफओज में से निकलते हुए। और किसी ने कहा जी ये हमारे कमरे की दीवार में से गुजर के आ गए। भाई वाह 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 वाह, बड़ी जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कोई ऐसी एबिलिटीज भी हैं कि ये वॉल के अंदर से भी गुजर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ख्वाब देखा हो सबने, लेकिन पूरी दुनिया ने मिलकर एक ही जैसा ख्वाब देखा है, या ये जिन है और एक ही शक्ल में सबको नजर आ रहे हैं। चलें, ये बहस तो आगे चलेगी। और बहुत सारे लोग मुत्तफिक हैं कि जी हमने इससे मुलाकात की है। ग्रे पीपल, ग्रेज, ओके, वी हैव मेट ग्रेज, हमने ग्रे पीपल से मुलाकात की है। बहुत सारे लोगों ने ये कहां कहां लोगों ने कहा है जी हमने ग्रेज देखे हैं? यूएसए, यूरोप, यहां लोगों ने कहा है जी हमने इनको देखा है। एंड देन मैनी पीपल सेड दैट दे हैव मेट ह्यूमन लाइक क्रीचर्स, ह्यूमनॉइड्स।
बिल्कुल हम में और उनमें कोई खास फर्क नहीं था। हमने इस तरह के लोगों से मुलाकात की है, बहुत सारे लोगों ने इस बात पे एग्री किया, यूरोप में और बहुत सारी जगहों पे। और जनाब बहुत सारे लोगों ने इस बात पे एग्री किया कि लंबे लंबे लोग भी हमने देखे हैं, छोटे छोटे बौने नहीं, लंबे लंबे लोग भी हमने देखे हैं जी, मुख्तलिफ शक्लों के लंबे लंबे लोग, ह्यूमनॉइड टाइप के, बट काफी लंबे। इस पे भी एग्री किया लोगों ने। और इस पे भी एग्री किया कि जी हमने प्रोजेक्शंस देखी हैं, नॉट द कंप्लीट शेप, नॉट द कंप्लीट शेप बट द प्रोजेक्शंस, लाइक ऐसे साया, इस तरह की चीजें भी हमने देखी हैं, वेयर द यूएफओज वर एंड वेयर दीज पीपल वर, हमने इस तरह की शेडोज भी देखे हैं। अब ये मैंने आपको कुल मिला के मैं काउंट कर देता हूं। सो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, टोटल ये 6 टाइप्स बनती हैं जी। तो अब ये 6 किस्म की जो 6 किस्म की जो मखलूक़ात हैं, ये हमने, लोग कहते हैं, हमने देखी हैं। एंड देन इफ वी ट्राई टू मिक्स दीज टू थिंग्स टुगेदर, हमारा ईमान जिन के ऊपर भी है, डेफिनेटली रिलीजियस ईमान है हमारा। जिन के ऊपर ईमान अगर आप नहीं रखेंगे तो इस्लाम खतरे में पड़ जाता है ना, डेफिनेटली हमारे रिलीजन के अंदर इसके ऊपर ईमान का होना लाजमी है। तो क्या ये जो दो चीज़ें ये आपस में मिक्स तो नहीं हो रही, एलियंस एंड जिन्स, ये आपस में मिक्स तो नहीं हो रहे? ये जिन्स हैं जिनको हम एलियंस, बट देन जिन जो है उसको यूएफओज में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिन तो कहीं भी पहुंच जाता है, और जिन के लिए तो बड़ी आसानियां हैं। जिन तो बड़ी एक ऐसी मखलूक है जिसको आप, वो कहीं से भी पेनिट्रेट करके गुजर जाता है, बल्कि जिन के पास तो आपके ऊपर हावी होने के कंट्रोल भी होते हैं। नहीं जी, जिन इससे मुख्तलिफ है, ये और चीज़ है, जिन और चीज़ है, ठीक है? सो डू नॉट मिक्स दीज टू थिंग्स टुगेदर, ओके। और बस जी बात को मैं कंप्लीट करूंगा ताकि आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम जा सकें। तो एबडक्शंस की हम बात कर रहे हैं जनाब, और सामने आमने सामने मुलाकात की बात करें। एंड देन thousands and thousands of people have reported photographing UFOs, like this photograph। आप देख सकते हैं कि जी इसमें एक पहाड़ के ऊपर एक इस तरह का ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, विच इज अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज यूएफओज। अच्छा जी, उसके अलावा एंशंट फोटोग्राफ्स में, एंशंट पुराने ज़माने में, जो पुराने ज़माने की जो कार्विंग्स हैं दीवारों पे, चट्टानों में, उनके अंदर भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का जिक्र है। बेशक वो पुराने ज़माने की तस्वीर इजिप्ट से मिली हों या कहीं और से मिली हों, उसमें फ्लाइंग सॉसर्स का जिक्र मौजूद है। और बस जी इस से आगे मैं कुछ और आपको बता दूं और फिर उसके बाद बात को मैं ख़त्म करने लगा हूं। इधर देखिए मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, यूएफओज, यूएपीज, यूएसओज। ये यूएसओ क्या चीज़ है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वी हैव सीन एलियंस, वी हैव सीन इवन देयर स्पेस क्राफ्ट, यूएफओ जिसको आप कहते हैं, इनसाइड वाटर, पानी के अंदर, समुंदर के अंदर हमने इनको देखा है। ओके, समुंदर के अंदर एलियंस की शिप्स और एलियंस को हमने देखा है, और समुंदर में जब ये चीज होगी, पानी के अंदर होगी, तो इसको हम कहेंगे यूएसओ, अनआइडेंटिफाइड सबमर्स्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अभी तक तो हवाओं की बातें चल रही थी, अभी हम पानी में चले गए। यानी समुंदर, हमारा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? अगर इन्होंने हमसे छुपना है तो समुंदर बेहतरीन जगह है, क्योंकि समुंदर का हमें कुछ नहीं पता। हमारे ऊपर ये ताना भी तो दिया जाता है ना कि जी हमें मरीख के रास्ते ज्यादा पता है, समुंदर का हमें नहीं पता, हमें चांद का पता है, हमें अपने समुंदर का नहीं पता। लिहाजा 90% केसेस में, बजाय इसके कि ये हवाओं में कहीं घूमते फिरें, पहाड़ों के पीछे छुपें, इनकी ज्यादा हाइड आउट्स कहां मुमकिन है? पानी के अंदर। और जनाब एक वाकया जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा पानी के हवाले से। रशिया के अंदर एक लेक है जो कि डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक, यानी जो सी लेवल है उससे भी नीचे एक लेक है रशिया के अंदर, डीपेस्ट लेक, लेक बैकाल। अगर मुझे बिल्कुल याद है तो इसका नाम बैकाल है। लेक बैकाल में किसी जमाने में, ये रिसेंट टाइम की बात है, कुछ गौताखोर नीचे गए और उन्होंने ह्यूमन लाइक
क्रीचर्स देखे लिटिल बिट डिफरेंट, जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ्स दिखाई, और उन्होंने हेलमेट्स पहने हुए थे पानी के नीचे, और वो बड़े डरे हुए थे इनसे और ये डरे हुए थे उनसे। और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, स्विमर्स ऑफ लेक बैकाल, स्विमर्स ऑफ लेक बैकाल, ये कहकर आप इंटरनेट के ऊपर इसको, ये लिख कर आप इंटरनेट के ऊपर इसको सर्च कर सकते हैं। ये बड़ा मशहूर वाकया है कि लेक बैकाल में आपको इस तरह के ह्यूमैनॉइड लोग मिले जो नीचे मौजूद थे, और वो इनसे भागे, ये उनसे भागे। तो जनाब मैं बात को कंप्लीट करने लगा हूँ, बस आखिरी एक बात करने लगा हूँ, उसके बाद ही बस मैं चुप हो जाऊँगा और ये सीरीज़ भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, और बस फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ पर चुप हो जाऊँ, लेकिन मेरा ख्याल है बस आखिरी बात कर लेते हैं। तो पानी के नीचे, और आखिरी बात, ये कहाँ हो सकते हैं? आपको पता है दुनिया में बहुत ज़्यादा पहाड़ों के अंदर गारें हैं, बहुत गहरी गहरी गारें हैं, बहुत लंबी लंबी केव्स हैं। लोगों ने यह भी कहा है कि ये केव्स में छुपे हुए हैं, और ऐसी ऐसी केव्स हैं जो 4-4, 6-6, 8-8 किलोमीटर लंबी केव्स हैं, जमीन के अंदर जाती हैं, पहाड़ के अंदर ऐसे ओपनिंग है और आप उसके अंदर जा सकते हैं। एक पायलट तो ये भी कहते हैं, एक पायलट तो ये भी कहते हैं कि साउथ पोल पर मुझे एक दरवाजा नजर आया और मैंने जहाज अंदर कर दिया, उसमें डाल दिया, अंदर ये लोग रहते थे, साउथ पोल के अंदर नीचे। तो लोग वो हैं कि जो ऑफिसर्स रहे हैं, पायलट्स रहे हैं, एथेंटिक पीपल हैं, जिन्होंने सारी कहानियां आपको सुनाई हैं, और आपकी मर्जी है कि जी आप उन पे ईमान लाएं ना लाएं, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। सो दैट इज इट जी, दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। सो आई स्टॉप हियर। वैसे बताने को इतना कुछ होता है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत छोटा होता है। फिर कभी फ्यूचर में हम इस मौजू के ऊपर दोबारा आएंगे। सो आई स्टॉप हियर टुडे, और इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर हम देंगे बकिया टाइम में। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर था। और आज तो आपने लगा कि पिछली सारी चीज़ों का जो निचोड़ है ना, वो आपने डिस्क्लोज कर दिया, आज खोल के रख दिया आपने। अब तक तो आप बड़े साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ों को आप हमें बता रहे थे और हमें समझ आ रही थी सारी चीज़ें, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे वो होता है ना कि जी हाँ बस ठीक है, अभी बाद में आए हैं, बस बहुत हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये पूरा सफ़र हमारा एलियन के हवाले से, कह लीजिए लाइफ के हवाले से। तो मेरे ख्याल से कि हमारे पास अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ सवालात करना चाहते हैं। वन बाय वन हम चलते हैं। पहले तो मैं अब्दुल वहाब साहब से कहूँगी कि जी आप क्या कहेंगे इस लेक्चर के हवाले से। जी सर, बेहतरीन लेक्चर था आपका, हमेशा की तरह ज़बरदस्त लेक्चर था। तो इसमें बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट हर एपिसोड में क्लियर हुआ। ये सारा जो बीच में म्यूट नहीं होते, आप उनको जी मैं को कॉल से निकाल दें। जी, तो इसका जो सर इनके जो रिव्यूज़ हैं हमारे इस सीरीज़ के, वो हमें साथ साथ मिलते रहे ग्रुप में कि लोगों के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, क्योंकि ये आज से मुराद ये कि जब से आपकी लेक्चर सीरीज इस वाले शुरू हुई, उससे पहले तक लोग इसको बहुत नॉन सीरियस लेते थे इस टॉपिक को। तो अब ऐसा है कि लोगों को पता चल गया कि इस पर भी डिस्कशन हो सकती है। इस पर कुछ ऐसे शवाहिद हैं जिसके मुतालिक हम कंफ्यूज भी हैं और हमें मानना भी पड़ता है, सही करना पड़ता है। तो बेहतरीन लेक्चर सर, और ये सीरीज बेहतरीन थी। इसको जिन लोगों ने सुना वो इसको याद रखेंगे कि पहली दफ़ा इस टॉपिक पर हमें बेहतरीन गुफ्तगू करने का मौका मिला है। और एक बात मैं करके बाकी लोगों को क्वेश्चन करा देता हूँ कि मुझे पता होता अगर आपने आज एलियंस दिखाने तो मैं फिर 9 बजे का टाइम ना रखता, दिन में उड़ान करता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल आइंदा इस तरह के मौजू दिन में हम डिस्कस करेंगे जी, डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब साहब, वाकई आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अली शान उन्होंने हैंड रेज किया है, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। और जी अली शान, क्या कहेंगे आप?
अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा लेक्चर था, और इससे पहले मैं तो बस टाइम की मिसमैनेजमेंट की वजह से ना इससे पहले तो आपका लेक्चर नहीं ले सकता। ये मेरा पहला लेक्चर था और इट वाज गुड। और मैं वैसे भी जो है ना साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमने नहीं कभी सुनी। तो क्या ये आपकी लेक्चर सीरीज दोबारा मिल सकती है अगर कोई सुनना चाहे सारे के सारे लेक्चर्स? अच्छा जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। ये लाइव लेक्चर्स होते हैं जी, इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होती। और अभी आपके सामने मैं जो प्रिपरेशन मैंने की होती है वो लेकर मैं आ जाता हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें वो ऐसी भी होती हैं जो ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने बीच में ऐड की होती हैं, उसकी मैंने पहले से प्रिपरेशन भी नहीं की होती। तो रिकॉर्डिंग्स इसकी अवेलेबल नहीं होती, बस ये ऑनलाइन और लाइव जो कुछ भी आप देख सकते हैं ये वही होता है। हाँ, ये कि इंशाल्लाह फ्यूचर में एक यूट्यूब चैनल हम बना रहे हैं, तो उसमें इन चीज़ों का जिक्र अगर रिपीट होता है तो वहाँ से आप सुन सकते हैं, जिसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा सईद अहमद साहब, आपका हैंड रेज है, आप सवाल करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल। मैं पूछना ये चाह रहा था कि माया तहजीब, मोहनजोदड़ो, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, उसके इन तीनों इलाकों को लेते हुए तो बहुत सारी तहजीबें हैं। इन तीनों इलाकों में उस अरसे में इतनी जिद्दत हर चीज़ में, और उसके बाद फिर लंबा गेप, यानी कि सिंध का इलाका मोहनजोदड़ो देख लिया, आपने प्लस सिविलाइज्ड सिटी था। उसके बाद आज से 1000 साल पहले वहाँ पे जो घर बने हैं वो उससे काफ़ी यानी कि कम तरक्की याफ्ता लोग भी और घर भी और माहौल भी। तो ये गेप क्यों है? क्या उस जिद्दत को एलियन से मिला सकते हैं? जी, ये आप का सवाल बहुत बेहतरीन सवाल और बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है आपकी। मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि मोहनजोदड़ो मैंने बिल्कुल विज़िट किया है, मैंने देखा है। और आपने जुमला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपने जैसे मतलब मेरे दिल की बात ही आपने बोली है। मैंने अपने बच्चों से भी कहा, मैंने कहा जी देखें ये कितने ज़बरदस्त घर बने हुए हैं और किस तरीके से उन्होंने मौसम के से बचने के लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए किस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे घर इतने अच्छे नहीं हैं जितने ये घर अच्छे बने हुए हैं। और उसके बाद इतना बड़ा गैप बीच में, और इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। मे बी ये भी रीज़न हो सकती है कि कोई इतना बड़ा कोई डिज़ास्टर हुआ हो दुनिया में कि जिससे सिविलाइजेशंस ख़त्म हो गए। ख़ुद मोहनजोदड़ो के बारे में ये हमारा शक है कि वो किसी एक अजीब वाक़े के नतीजे में ख़त्म हुआ हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था जिससे मोहनजोदड़ो ख़त्म हुआ। तो उसके बाद हो सकता है कि एक कोई डिज़ास्टर्स ऐसे हुए हों दुनिया में कि तरक्की ख़त्म नहीं हुई, इंसान ही ख़त्म हो गए हों, और दोबारा से फिर इंसान की पॉपुलेशन ग्रो होने में और उसमें टाइम लगा हो। लेकिन यकीनन हमारे जो इजिप्ट वाली जो तहज़ीब है उसकी भी बहुत ज़बरदस्त हाई लेवल पर वो भी काम करते रहे हैं। और मोहनजोदड़ो में मैंने खुद देखा है जी, इंसान की अकल दंग रह जाती है, इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है। तो उसके बाद गैप की मेन रीज़न मेरा ख्याल है यही है कि कोई डिज़ास्टर्स ऐसे हुए हैं जिनसे ज़्यादातर पॉपुलेशन मरी है, इंसान ज़्यादा मरे हैं। फिर जब दोबारा दुनिया में इंसान आए हैं तो उन्होंने फिर से ये चीज़ें जो हैं ये आगे बढ़ाई हैं। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद साहब, बहुत अच्छा सवाल था आपका। अच्छा, राव आसिफ साहब वेट कर रहे हैं और मैं बताती चलो हमारे पास 13 मिनट है। जी राव साहब, क्या सवाल करेंगे आप? जी राव आसिफ साहब, आप सवाल मैंने कहना था मुझे आखिरी 1 मिनट दे दीजिएगा, 1-1.5 मिनट बस। राइट। जी ठीक है, फिर आप आखिरी मिनट से पहले जो है वो हैंड रेज कर लीजिएगा, तो आपको हम आखिरी 1-1.5 मिनट जरूर इंशाल्लाह देंगे। तो और कोई सवाल कोई करना चाहते हो तो हमारे पास अभी टाइम है, 12 मिनट है हमारे पास। नाइला शब्बीर, जी नाइला। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्साइटिंग लेक्चर था और शुरू से मैंने तो सीरीज को बहुत इंजॉय किया, और इतना ज़्यादा मैं जितना आपने कर दिया है, खैर से जिन्नात के बारे में तो बिल्कुल ना, मैं वैसे डरती नहीं थी, लेकिन अब एलियंस के बारे में बहुत क्वेश्चन
शिफ्ट हो गई हूँ, तो इधर उधर का ध्यान रखूंगी। और सर इसके अलावा मेरी ना सिस्टर होती है उधर कोयटा में, तो मैं भी एक दफ़ा रहने गई थी वहाँ पर। तो ना मैंने सुना था कि मेरी कज़न ने बताया था कि वहाँ पहाड़ों में ना कुछ इस तरह की रहती है क्रिएचर। तो मैंने उस वक्त बात बहुत ना अनसुनी कर दी थी, क्योंकि मैं इसी तरह नहीं करती। तो क्या इस तरह की कोई चीज़ है वहाँ पे, बलूचिस्तान के पहाड़ों में? बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। आप बलूचिस्तान की बात कर रही हैं कि पर्टिकुलरली कोयटा की बात कर रही हैं? चले जाए कोयटा चले। अच्छा, कोयटा एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2-3 वाक़यात ऐसे हैं मशहूर, लेकिन अभी करंटली तो ऐसी कोई बात मशहूर नहीं है, लेकिन माजी के हवाले से मशहूर बिल्कुल है। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था 1923 में। जी हाँ, एक यूएफओ क्रैश। जी हाँ, यूएफओ क्रैश। और एक यहाँ पर और वाक़या था, अब अल्लाह जानता है, उसके बारे में मैं बिल्कुल यस नो नहीं कर सकता। एक क्रीचर के बारे में लोग कहते थे कि जी क्रीचर है यहाँ पर, पहाड़ों में रहता है, तो वो आकर लोगों को उठा के तो ले जाता है। ये वाक़या मशहूर है, और ये वाक़या भी पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है। तो ये 2 वाक़यात ऐसे हैं कोयटा से रिलेटेड जो काफ़ी मशहूर हैं। पिछले दिनों भी किसी ने जिक्र किया था उस क्रीचर का कि जी ऐसा क्रीचर कोई था, और फिर उस पर अपनी राय उन्होंने दी थी। लेकिन रिसेंटली ऐसे कोई वाक़यात मैंने नहीं सुने। बाकी ये कि यकीनन अगर ये सारी बातें जो आज हमने की हैं, अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत भी रियलिटी है, तो लोगों ने यहाँ पर भी देखे होंगे और यहाँ पर भी लोगों की ऑब्जर्वेशंस होंगी। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों से पूछा है। स्पेशली मेरा टारगेट रहे हैं एयरफोर्स वाले। जब भी मुलाकात होती थी पायलट से, एक हमारे दोस्त हैं वो पायलट हैं, एक हमारे दोस्त हैं वो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा जी इस तरह की कोई चीज़ आपने कभी देखी हवाओं में, फिजाओं में? तो उन्होंने ऐसे इनकार किया जैसे पता नहीं शायद मैंने उनसे कोई जायदाद मांगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है, पता ही नहीं क्या होता है। यानी उसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जी वो जान छुड़ा रहे हैं, कि जी जान छोड़ो, बस जाओ, बात ना करो इस मौजू पर। तो बाकी रिसेंटली तो ऐसे कोई वाक़यात हमने नहीं सुने फ़िलहाल। जी सर, मुझे भी जब उन्होंने बताया था ना, तो बहुत यकीन के साथ कि जैसे ये वाकई में है, तो खैर तो मैंने यकीन किया था। लेकिन पहाड़ी बला शायद इस तरह का कोई नाम उन्होंने रखा हुआ था। बाकी ये कि खैर जी हाँ, कुछ है या नहीं, ये सब कह सकते हैं। अगर कोई अच्छी जर्नी की तरफ से साथ तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इंटीरियर की तरफ तो वाक़यात इस तरह के काफ़ी होते रहते हैं। वो कुछ जिन्नात से रिलेटेड वाक़यात भी हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो अलग कहानी है, ये अलग इशू है। वी कैन नॉट मिक्स दीज टुगेदर। बट ये जो पर्टिकुलरली ये जो मौजू है, ये अलग से एक प्योर एक साइंटिफिक चीज़ है। इसके ऊपर हमें ज़रूरत है कि हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नायला। मैं सोच रही थी कि अब हम उम्मीद करें कि वो इस बार अगर किसी को उठाने आए तो ये ना सोचें कि एक लेक्चर में कोई मोहम्मद बाकिर साहब जैसे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा जिक्र किया है, हमें डिस्क्लोज कर दिया है, तो क्यों ना एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम एक तो और करते हैं। अगर नेक्स्ट संडे को मैं नज़र ना आऊँ तो बस शक वहीं जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इंशाल्लाह आप अगले संडे की नजर आएंगे। राव साहब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका हैंड रेज है। राव आसिफ साहब। तो बाकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत लेक्चर से। बहुत शुक्रिया जी, ये थैंक यू। वाकयात जो आपने बयान किए, ये वाकयात पहले पढ़े तो हुए थे। इनमें से कुछ पे यकीन था, कुछ यही था कि ये ऐसे ही जैसे बस लोग कर देते हैं वैसी बातें हैं। आपने जिस अंदाज से बयान किए उसमें ऑथेंटिसिटी नजर आई इन वाकयात में। अच्छा, इसमें एक दो एलिमेंट्स हैं जो मतलब मैं जिन पे बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि एक हेलुसिनेशन भी एक चीज होती है। जी जी। तो अगर मतलब इस ग्रुप, हमारे इस ग्रुप का भी कोई आदमी दिन रात इसी बारे में सोचना शुरू कर दे तो यकीनन उसे उड़न तश्तरी भी नजर आ जाएगी और एलियंस भी नजर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी जो साइंटिफिक है, अब देखें ना, एक वाकया है ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया उसमें के इलाके में जी मिर्चेसन टाउन का, जी जहाँ एक धमाका हुआ था और एक पत्थर बाद में मिला जिसमें अमाइनो एसिड्स तक मिले थे। राइट। तो इसलिए ना ये बात तो कंफर्म है कि ये इतनी बड़ी कायनात में कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ जरूर मौजूद है, बस हमारे और उनके रास्ते की देर है। तो मेरी, आपकी और इस ग्रुप के बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होगी, हमारी बहुत सारी अजीब अजीब ख्वाहिशात होती हैं। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि आज रात कोई बैतरी जीएस फट जाए और आसमान पे उसकी रोशनी नजर आनी शुरू हो जाए, कोई हवा आ जाए दोबारा, कोई मतलब इवन ये इमेजिनेशन हमें एपोक्लिप्स तक ले जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कि यार कुछ देख तो ले। तो हो सकता है हमारी जिंदगी में एलियंस जो है वो, मेरी ख्वाहिश है कि कोई रास्ता हो जाए, कोई ऐसी सूरत हमें पता लग जाए। बाकी मैं एक वो है इज़हारुल हक साहब एक शायर है, उनका एक शेर सुनाना चाहूंगा। उनका एक शेर है कि अब मेरा बेटा उसे ढूंढने घर से निकला हुआ है, और अब मेरा बेटा उसे ढूंढने घर से निकला हुआ है, कहानी में इजहार अब तक उड़न तश्तरी उड़ रही है। जबरदस्ती, बहुत अच्छे, बेहतरीन। अच्छा जी, ये आपकी बात बिल्कुल ऐसे ही है जी, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिशात हैं कि हम बाहर निकले तो बैटल ज्यूस फट जाए और हमें सुपरनोवा नज़र आए। डेफिनेटली हमारी ख्वाहिश है। और बेशक एलियंस ख़तरनाक हैं, किसी ने आज तक ये नहीं कहा जी हमने दोस्ती की है या चाय पिए बैठ के, सबने ख़तरनाक बात की, फिर भी ख्वाहिश है कि कोई 2-4 मिल ही जाए तो अच्छा है। तो बाकी ये कि जो भी यकीनन चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली हैं, वो जब प्रूवन हो जाएंगी तो हमारी बुक्स में भी आ जाएंगी, हमारे सिलेबस का हिस्सा भी बनेंगी, हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी भी उसको एग्री करेगी। लास्ट मेरा जो लेक्चर था उसमें एग्जैक्ट मैंने आपके वाले यही वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे, आपने बिल्कुल वही बात बोली, और मैं दोबारा बोल देता हूँ कि बस वो देर इस बात की है कि जी जब हम इस बात को डिक्लेयर कर दें कि जी हाँ हो गया, मिल गए। बाकी 90% तो ये है कि हैं, अब वो किस शक्ल में कहाँ हैं, बट इतनी बड़ी कायनात खाली नहीं हो सकती। तो बस वो डिक्लेरेशन का टाइम जो है उसका हमें इंतज़ार है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% एग्रीड विद यू, बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया एक आखिरी सवाल हम ले सकते हैं, 4 मिनट हैं जी, उसके बाद हम इजाज़त लेंगे। तो अगर जी दाऊद शेर अहमद साहब, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से ज्वाइन कर रहा हूँ आपको। माशाल्लाह जी, चांस मुझे फेसबुक स्क्रॉल करते हुए आपकी ये मीटिंग मिल गई। माशाल्लाह, वेलकम जी, वेलकम, बहुत शुक्रिया। जल्दी से बताएं, अफ्रीका में नजर आ गए हैं। मैं वही कहने लगा था आपको कि फूड फॉर थॉट है कि हम लोग जो एलियंस को ढूंढ रहे हैं, यूएफओस की बात करते हैं, अगेन हम अभी अपने आप को नहीं पहचान पाए प्रॉपर्ली। राइट। तो जो चीज़ भी हम देख रहे हैं, अगर हम इसको हिस्ट्री में देखें थोड़ा, तो मैं अब आजकल स्टडी कर रहा हूँ कि 5000 BCs और 6000 BCs की जो हिस्ट्री देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें मिलती हैं जी। और उसके साथ साथ अगर हम इन चीज़ों को लिंक करें कुरान के साथ, जो अल्लाह ताला ने कहा कि पुरानी सिविलाइजेशंस हमने जो देखी जी, उन पे गौर करो, उन पे तुम्हारे लिए निशानियां हैं। तो स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर दोज थिंग्स कि पिरामिड्स कैसे बने और फिर माचू पिचू कैसे बना और ये पीरू में क्या हुआ और बाकी जगहों में क्या हुआ, चाइना में क्या कहानी क्रिएट हुई। तो वो सारी चीज़ें भी हमें स्टडी करनी पड़ेंगी और बहुत पीछे ना जाएं। अगर हम देखें तो अल-बैरूनी हमारे पास आया, मुस्लिम साइंटिस्ट आए, इन्होंने जो हमें एजुकेशन दी वो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो आश्कार की। हमें यूएफओ से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है सबसे पहले, और इस यूएफओ को लेके हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो आपकी स्पेस साइंसेज है वो हमें इस तरफ लेके जाती है कि हाँ हमें अल्लाह की तरफ जाना पड़ेगा, हु इज़ द क्रिएटर, जो हमें समझा रहा है कि भाई ये जो चीज़ें मैं बना के दे रहा हूँ अल्टीमेटली मैं ही बढ़ाऊँ। डेफिनेटली, डेफिनेटली सारी बातचीत में ये नजर आता है कि क्योंकि यहाँ पर एथियज्म का बहुत ज्यादा जोर है, जी हाँ, एथिस्ट का बहुत शदीद प्रेशर है इस वक्त अमेरिका के अंदर, जी हाँ, जी हाँ, और एवरीबॉडी इज कन्वर्टिंग फ्रॉम क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स और अदर्स एथिस्ट की तरफ जाते हैं कि नहीं हर चीज मटेरियलिस्टिक है जी। तो आपकी इन बातों से मुझे ये बहुत अच्छा लगा आज के, हम इसको लिंक कर सकते हैं कि नहीं क्रिएटर को तो तुम सर्च करो पहले। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। बस यही बात करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। अगर आप ने एक्सीडेंटली हमें डिस्कवर कर ली है
तो हम होप करेंगे कि आप फ्यूचर में भी हमारे साथ रहें और हमें सुनते रहें। और जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली ये एथिज़म की जो बात है, ये बिल्कुल सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज़ बहुत फैलती चली जा रही है और फैशन बन गया है। ये फैशन बन गया। अगर कोई ये कहता है कि जी मैं रिलीजियस हूँ, तो आप उसको कहते हैं जी ये पुराने ख्यालात का आदमी है। तो एथिज़म जो है ना, वो एक फैशन बनता चला जा रहा है। एक बड़ापन लगता है कि इंसान को, कि वो बोले जी मैं किसी को नहीं मानता, मैं जो हूँ खुद हूँ। बाकी आपने पुराने एलियंस की जो बात की, बिल्कुल दुरुस्त है जी। अभी टाइम ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बताता कि पुरानी जो सिविलाइजेशंस हैं उनमें बिल्कुल इस तरह के साइंस मिलते हैं कि दे हैव सीन एलियंस, और एटलीस्ट एलियंस केम टू देम। इस तरह के साइंस बिल्कुल मौजूद हैं। ये कंप्लीट एक मौजू है जी, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम बिल्कुल एंड हो चुका है। मैं बताती चलूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि एक्सीडेंटली दाऊद शेख साहब जो मेरे बॉस हैं यूएसए के, वो अचानक से आएंगे और सवाल करेंगे। थैंक यू सर, आपको दाऊद साहब को देखकर बहुत अच्छा लगा।